वेलकम टू द सेशन। आई एम निशांत एंड इस सेशन के अंदर हम आर्टिकल 12 एंड 13 के ऊपर बात करेंगे, उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी एज वेल एज जुडिशरी, बिकॉज कई बार जुडिशरी से भी उठाकर यूपीएससी और लॉ ऑप्शनल्स के पेपर में क्वेश्चंस दिए गए हैं। सो विल कमेंस विद द क्लास नाउ। फंडामेंटल राइट्स हमारे को स्टार्ट करना है बिकॉज हमारा 12 से लेके 32 तक जो होता है मेन आर्टिकल्स हैं जिस पर हमारे को फोकस करना है। सो हमें पार्ट 3 इन टोटलिटी इस पर फोकस करना है, राइट। सो फंडामेंटल राइट होते क्या हैं? सो अगर बहुत ही छोटे वे में अगर मेरे को फंडामेंटल राइट को एक्सप्लेन करना पड़े तो 5 पॉइंटर्स बनाकर इस तरीके से यू हैव टू लर्न एंड इसको फर्दर एक्सप्लेन करके यू कैन राइट अ प्रिटी गुड आंसर। सो पहला इसको आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। सो ये मैंने अपने ऑर्डर में लिखा है, आप इसे किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। जैसे हमारा जो फंडामेंटल राइट है इट इज़ इन पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 3, ठीक है ना, कंफर्म करता है इनकी एग्जिस्टेंस को कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ह्यूमन राइट्स हैं जिनको हमने बहुत ही फंडामेंटल एंड बेसिक माना है फॉर अ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ अ ह्यूमन रेस एंड दे आर प्रीटी मच रेलेवेंट फॉर योर एग्जिस्टेंस, हमने उसको कंफर्म किया है हमारे पार्ट 3 में। नाउ हमारा जो फंडामेंटल राइट है इट इज़ बेस्ड ऑन द अमेरिकन मॉडल, राइट, एंड दे आर वेरी बेसिक राइट बीइंग मेंबर ऑफ ह्यूमन रेस, जो कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि ये कोई एहसान नहीं है हमारे पे, ये वो बेसिक फंडामेंटल राइट हैं जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर मिलने चाहिए उस हर इंसान को जो कि एक ह्यूमन है, राइट। एंड देन जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं देयर आर अ लिमिटेशन ऑन स्टेट पावर्स, ठीक है, कि वो आपके जो आपके राइट्स हैं, अदर राइट्स हैं, उनको हैम्पर ना करें या फिर एक पुलिस स्टेट ना क्रिएट कर दें अपनी पावर से, राइट। एंड ह्यूमन राइट्स विच आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, written, a constitution written or even unwritten, ठीक है, when they are guaranteed by the constitution they are called fundamental rights, right। एंड अगर इस चीज़ पर अगर पर्टिकुलर कभी क्वेश्चन आ जाए कि फंडामेंटल राइट्स पर ये कोई बेसिक क्वेश्चन आ जाए, जो कि मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा, तो दो केसेस जो बहुत ही रेलेवेंट होते हैं वो हैं गोलकनाथ एंड मेनका गांधी। सो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर कहा था कि फंडामेंटल राइट इज मॉडर्न नेम ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, और कुछ नहीं। मतलब जो सबसे स्पेसिफिक लाइन थी इस पूरे केस की वो यही थी कि फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो मॉडर्न नेम है टू ह्यूमन राइट्स एंड दीज आर द बेसिक एंड द मोस्ट फंडामेंटल, राइट। उसके बाद मेनका गांधी का केस आता है जिसके अंदर ये मेनका गांधी का केस आता है जिसके अंदर ये कहा था कि फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक वैल्यू cherished since Vedic times. They create conditions in which every human can develop his personality to full extent. Right? बहुत ही अच्छी लाइन दी थी जो जजेस थे, और मेनका गांधी केस के अंदर उन्होंने ये 2 पॉइंट्स जो हैं आपको इम्पॉर्टेंट है हाउ यू हैव टू राइट इन एग्जाम। नाउ हम अब एक्चुअल हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं जो कि है आर्टिकल 12 जो बात करता है द स्टेट की। हम इसके अंदर बात करेंगे कि स्टेट एज अ वर्ड क्या होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स स्पेशली फॉर पार्ट 3 एंड उसके एनफोर्समेंट के लिए स्टेट की क्या प्रेजेंस है, कहाँ कहाँ हम स्टेट, किन बॉडीज़ को स्टेट मानते हैं, कहाँ उन्हें स्टेट कहा जाएगा, एंड स्टेट का एक बेसिक फंडामेंटल्स क्या है, राइट। सो पहला कि आर्टिकल 12 एंड दिस वर्ड, दिस टर्म द स्टेट is only for the purpose of application of provision of part 3, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, इनके एनफोर्समेंट के लिए जो है हम स्पेसिफिकली बात करेंगे आर्टिकल 12 की, राइट। सो ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन इन पार्ट 3 तक ही हम बात करेंगे, और ये चीज़ बताई गई थी सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में, राइट। अब हम आते हैं की प्रोविजंस पे ऑफ आर्टिकल 12। नाउ फर्स्ट इज
कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट, सो स्टेट के अंदर क्या क्या काउंट हुआ जाएगा, वो होंगे ऑल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, ठीक है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, उसके अंदर सेम वही एग्जीक्यूटिव, ऑल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड लेजिस्लेटिव मतलब हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोकल अथॉरिटीज़ पे, जिसके अंदर आते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कैंट, ठीक है ना, विद इन द एनी अदर बॉडी दैट इज विद इन द कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ द लोकल बॉडी, लोकल अथॉरिटी, राइट। सो एंड पंचायत, ठीक है ना। तो और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है वो ये अदर अथॉरिटी, क्योंकि इसके ऊपर ही क्वेश्चन उठता है कि भाई और कौन सी ऐसी अथॉरिटीज़ है जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं एज स्टेट। क्यों? बिकॉज हमारे को वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करना है। जो स्टेट नहीं है आप उसके अगेंस्ट FR स्पेशली पार्ट 3 के जो रूल्स होते हैं उनको आप एनफोर्स नहीं कर सकते। सो अदर अथॉरिटी की जब हम बात करते हैं तो पहला केस आता है अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब का, जिसके अंदर इन्होंने बात करी थी इंस्ट्रूमेंटैलिटी एंड एजेंसी की। आपको ये वर्ड नोट करना पड़ेगा और ये स्पेशल है जो आपको लिखना है, इंस्ट्रूमेंटैलिटी एंड एजेंसी, ठीक है। क्यों? बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट टू डिटरमाइन द रियल नेचर एंड कैरेक्टर एंड अथॉरिटी, ठीक है। नेचर, कैरेक्टर एंड अथॉरिटी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी एंड एजेंसी ये डिटरमाइन करती है कि कोई बॉडी जो है वो स्टेट या गवर्नमेंट की तरह कंसिडर करी जा सकती है कि नहीं। नाउ इसी पर्टिकुलर केस में जस्टिस भगवती, जो कि बहुत फेमस है फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए, राइट। सो जस्टिस भगवती ने 5 पॉइंट टेस्ट दिए थे जिससे हम ये कंसिडर कर सकते हैं बहुत अच्छे से, दो नॉट कंक्लूसिव, दीज 5 पॉइंट्स आर नॉट द कंक्लूसिव पॉइंट्स, बट इससे आप एक आइडिया लगा सकते हो। हम आगे वाली जो जुडिशरी है, न्यू जनरेशन, वो एक कंसिडरेशन ले सकती है कि एक पर्टिकुलर अथॉरिटी स्टेट मानी जाएगी कि नहीं। अब वो क्या हैं 5 पॉइंट्स? वो हैं कि भाई फाइनेंशियल रिसोर्सेज स्टेट, जैसे कि स्टेट जो है उस पर्टिकुलर अथॉरिटी का फाइनेंशियल चीफ फंडिंग सोर्स है, ठीक है ना, चीफ फंडिंग सोर्स है स्टेट उस पर्टिकुलर अथॉरिटी की, राइट। सेकंड आता है डीप एंड परवेजिव कंट्रोल, कि उसकी मैनेजमेंट फंक्शंस एंड काफ़ी डीप लेवल पर, जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इन तक को कंट्रोल करना, या फिर वहाँ पर इंडिपेंडेंट MDs को बिठाना, उतना तक कंट्रोल अगर गवर्नमेंट का है तो, या फिर फंक्शनल कैरेक्टर जो है उस बॉडी का वो गवर्नमेंट जैसा है, जैसे कि पब्लिक गुड्स के लिए काम कर रही है, पब्लिक पॉलिसी का कोई काम कर रही है। फोर्थ पॉइंट है कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ट्रांसफर टू कॉर्पोरेशन, ठीक है ना, कि डिपार्टमेंट, कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट था जो कि ट्रांसफर हो गया है टू कॉर्पोरेशन, हाउएवर द गवर्नमेंट स्टिल हैज़ कंट्रोल ओवर इट, ठीक है ना, कंट्रोल है गवर्नमेंट का। एंड प्रोटेक्टेड बाय स्टेट और मोनोपोली। अब ये मोनोपोली जो है ना, मोनोपोली दी गई है स्पेसिफिकली स्टेट की तरफ से, ठीक है ना, और स्टेट उसे प्रोटेक्ट करता है, तो एक तरीके से स्टेट का कंट्रोल ही तो हुआ। सो ये 5 पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं जो आपको पेपर में लिखने हैं जब आप बात करोगे स्पेसिफिकली टू डिटरमाइन, ठीक है ना, इफ अ बॉडी इज स्टेट और नॉट, ठीक है ना। ये इंस्ट्रूमेंटैलिटी एंड एजेंसी से ही रिलेटेड है। सो ये 5 पॉइंटर्स आपको लर्न कर रहे हैं। अब ये मैंने स्पेसिफिकली इसलिए लिखा था कि ये कंक्लूसिव नहीं है। कई बच्चे बहुत क्लोज एंडेड क्वेश्चन आंसर लिख देते हैं जिसके अंदर लिख देते हैं ओनली दीज, तो आपको ऐसे वर्ड्स वैसे भी अवॉइड करने होते हैं UPSC के अंदर। आपको एंड में लिखना है दो दीज आर नॉट कंक्लूसिव, ठीक है ना, आर ओनली इलस्ट्रेटिव, ठीक है। ये इलस्ट्रेटिव है एंड कंक्लूसिव नहीं, और भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस एंड सिचुएशन टू सिचुएशन, जो कि अभी तो नहीं मिले हैं बट आगे वाले अगर कभी ऐसा होता है तो आई लेट यू नो। फिर उसके बाद हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ इंस्ट्रूमेंटैलिटी की, क्योंकि हमने ऊपर बात करी थी अजय हसिया वाले केस के अंदर इंस्ट्रूमेंटैलिटी एंड एजेंसी की। सो हमारे को ये डॉक्ट्रिन पढ़ना पड़ेगा एंड पढ़ना भी चाहिए, बिकॉज ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के साथ जो है ना ओवरलैप करता है, राइट। उसमें भी हम पढ़ेंगे बट इसको और डेप्थ में पढ़ेंगे। सो डॉक्ट्रिन ऑफ इंस्ट्रूमेंटैलिटी का मतलब क्या है एंड इसके अंदर रेलेवेंट केसेस कौन से। सो सबसे पहला केस जो आता है वो 79 का आता है, वो है RD शेट्टी वर्सेस
IAAI, राइट, बहुत लंबा नाम है, आप IAAI भी लिख सकते हो। नाउ इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कॉर्पोरेशन एक्टिंग एज इंस्ट्रूमेंटैलिटी और एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट वुड बी सब्जेक्टेड टू सेम लिमिटेशंस ऑफ पार्ट 3, राइट, लिमिटेशंस ऑब्वियसली रिलेटेड टू पार्ट 3, जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं ऊपर। उसके बाद फिर हम टाइमलाइन के साथ अगर पढ़ते हो 79 में ये केस आया जिसके अंदर हमने एक बात कर ली थी इंस्ट्रूमेंटैलिटी की, उसको फर्दर एक्सप्लेन किया गया अजय हसिया केस के अंदर, जिसमें ये कहा गया था कि इंस्ट्रूमेंटैलिटी एंड एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट टू डिटरमाइन द रियल नेचर, कैरेक्टर एंड अथॉरिटी। यहाँ पर हमने नेचर, कैरेक्टर एंड अथॉरिटी की भी बात कर दी। उसके अंदर जस्टिस भगवती ने 5 पॉइंट टेस्ट भी दे दिए, ठीक है ना। एंड देन उसमें सबसे लेटेस्ट केस जो आता है जो कि हमें पढ़ना है वो है 2002 का प्रदीप कुमार बिस्वास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर सिंपल 3 चीज़ों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूड किया कि व्हेन अ बॉडी इज फाइनेंशियली, फंक्शनली, एडमिनिस्ट्रेटिवली डोमिनेटेड अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, हम उसे स्टेट मान लेंगे एंड सेम लिमिटेशंस होंगी उनके ऊपर रिलेटेड टू पार्ट 3, ठीक। सो फाइनेंशियल, फंक्शनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, राइट। और ये सबसे लेटेस्ट था 2002 के अंदर रिलेटेड टू डॉक्ट्रिन ऑफ इंस्ट्रूमेंटैलिटी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, क्या जुडिशरी या फिर क्वाजी जुडिशरी या जुडिशियल ट्रिब्यूनल आर स्टेट और नॉट, ठीक है। सो स्टेट कब होता है जुडिशरी, जब एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वाजी लेजिस्लेटिव पार्ट ऑफ जुडिशरी इज स्टेट, बट उसका जो जुडिशियल विंग होता है ना, इट इज़ नॉट स्टेट, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड अ स्टेट, बिकॉज हम उसे अगर स्टेट मानने लगे तो उस पर लिमिटेशंस आ जाएंगी एंड वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, राइट। एंड कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल भी होता है कि जुडिशरी के ऊपर इतने कंट्रोल्स क्यों नहीं है जो कि दूसरी बॉडीज़ पर होते हैं, ठीक है। सो एडमिनिस्ट्रेट आपको क्या लर्न करना है कि जुडिशियल विंग पर नहीं माना जाता, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वाजी लेजिस्लेटिव विंग को माना जाता है स्टेट, राइट। सो सीताराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर कहा गया था कि एनी आर्बिट्री एक्शन वेदर लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और क्वाजी जुडिशियल इज लाइबल टू अट्रैक्ट द प्रोहिबिशन ऑफ आर्टिकल 14, ठीक है, पार्ट 3 ऑब्वियसली। सो इसमें इनडायरेक्टली बता दिया गया था कि भाई आर्टिकल 14 की अगर उस पर प्रोहिबिशन आ रही तो ऑब्वियसली बात है वो फंडामेंटल राइट्स के गाब में आ रहा है। एंड जुडिशरी से रिलेटेड ये बात कही गई थी कि एनी आर्बिट्री एक्शन जो जुडिशरी करती है, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव या क्वाजी जुडिशियल, दैट विल अट्रैक्ट द प्रोहिबिशंस बाय द आर्टिकल 14, राइट। एंड सबसे लास्ट लेटेस्ट केस जो उसमें आता है वो है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर ये कहा गया था कि पार्ट 4, जो आपको पता होगा DPSP, ठीक है ना, पार्ट 4 इज गाइडिंग लाइट फॉर जुडिशियल ऑर्गन ऑफ स्टेट एज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव आर्म, ऑल 3 बीइंग इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टेट विद इन आर्टिकल 12। तो इसके अंदर तो प्रॉपरली क्लियर ही कर दिया गया था कि भैया एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव आर्म जो है स्पेसिफिकली वो तो भाई स्टेट माने ही जाएंगे, यहाँ जुडिशियल विंग की बात नहीं करी, ठीक है। सो ये लास्ट केस था जो था कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिगार्डिंग इफ जुडिशरी एट व्हाट पॉइंट्स विल बी सीन एज अ स्टेट, ठीक है। अब इसके हम जल्दी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि 2018 में लास्ट पूछा गया था एंड देन 2015 के अंदर फिर पूछा गया था, फिर बहुत पुराने हैं 97 के, तो इसको मैं खुद भी कंसिडर नहीं करता हूँ। अगर आपको देखनी है तो ये वीडियो के अंदर है, आप देख सकते हो। सो इसमें ये पूछा गया कि गिवन कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल रियलिटीज critically evaluate judicial framework developed to determine whether an agency or state body, purpose of article 12, is the test currently too narrow। अब आपको इसमें बताना है इंस्ट्रूमेंटैलिटी, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंटैलिटी, एजेंसी, ठीक है ना, और 5 पॉइंटर्स बाय जस्टिस भगवती, ठीक है। तो वो सारे एंड उसके ऊपर आपको अपना जस्टिफिकेशन देना है कि भाई ये 5 पॉइंट्स जो है ना ये एट द पॉइंट आर इनफ, ठीक है ना, ठीक है ना, दे आर इनफ, मोर देन इनफ टू जस्टिफाई इफ अ बॉडी इज स्टेट और नॉट, ठीक है। नाउ
सेम क्रिटिकली इवेल्युएट, क्योंकि आपको क्रिटिकली ही इवेल्युएट करने के लिए पूछा गया इन पे क्वेश्चंस कि चेंजिंग डायमेंशंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, एंड इसके अंदर आपको बताना है शुरुआत से लेके एंड तक, ठीक है ना, कि स्टेट होता क्या है, किस पर्पस, उसका पर्पस क्या है, रिलेटेड केसेस, एंड उसके ऊपर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स, ठीक है ना। 5 पॉइंटर से लेके अजय हासिया बताना है, 5 पॉइंटर बताना है, उसके बाद कॉमन कॉज बताना है, ठीक है ना। और लास्ट में, सबसे लास्ट में जो है ना, आपको ये प्रदीप कुमार विश्वास बताना है। तो काफ़ी कुछ है जिसको आप, मतलब अगर केसेस डालने पे हो तो बहुत सारे केसेस डाल सकते हो, बट आप कोशिश करना इसके अंदर जो है ना रेलेवेंट केसेस, रेलेवेंट तो ऑलमोस्ट सारे ही होते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट के इज़ द मोस्ट रेलेवेंट एंड द मोस्ट शॉर्ट केसेस इफ़ यू वांट टू राइट एन एग्जाम, बिकॉज बहुत सारे केसेस लर्न करके तो वैसे भी कुछ याद नहीं होगा, राइट। सो इसके अंदर इतना ही बताना होता है, एंड इसके साथ हमारा आर्टिकल 12 ख़त्म हो जाता है, ठीक है। नो, अलग से वीडियो बनाऊंगा आर्टिकल 13 की, जिसके अंदर हम प्रॉपरली सारे उसके फंडामेंटल्स एंड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।